हेलो बच्चों। देखो, आज हम पता करते हैं कि ध्वनि को हम कैसे सुन सकते हैं। किसके द्वारा सुनते हैं बेटा? कानों के द्वारा सुनते हैं। ठीक है। कान के बाहरी भाग की आकृति कैसी होती है? कीप जैसी होती है, फनल के जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनित होती है। इसे कर्णपटह कहते हैं। देखो, मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, ये हमारी है झिल्ली। ठीक है, ये हमारा बाहर का पोर्शन है। ये कैसा है? देखो, कीप के आकार की बीच में से जा रहा है ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है? पिन्ना, यानी कि बाह्य करण। ठीक है। ये बीच की नली से होकर गुजर रही है। हमारी जो आवाज आती है, बाहर से ध्वनि आती है, वो इस नली से होकर गुजरती है, और इस तनित झिल्ली, जिसे हम कर्ण पटह कहते हैं, इस पर टकराती है और यह कंपित हो जाता है। ठीक है। कर्ण पटह जो होता है, एक तनित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्ण पटह को कंपित करते हैं। जैसे ध्वनि बाहर से आती है ना, तो हमारा ये कान का पर्दा जो है, ये कर्ण पटह जो, ये कांपने लगता है। हमें पता है ध्वनि पैदा कैसे होती है? कांपने के कारण। ठीक है। अब कंपन क्या, जो कर्ण पटह होता है, वो कंपन को अंतर कर्ण यानी कि अंदर वाले कर्ण में भेज देता है। हमारे कान के 3 पोर्शन होते हैं बेटा। नंबर 1 होता है बाह्य कर्ण, नंबर 2 होता है मध्य कर्ण, यहाँ तक, नंबर 3 होता है अंतःकरण। ठीक है। फिर वहां से, यहाँ से अंतःकरण से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन सकते हैं, यानी कि ध्वनि पैदा भी कंपन के द्वारा होती है और सुनते भी हम कंपन के द्वारा ही हैं। ठीक है। अब ये हम कैसे बना सकते हैं? कैसे ये तनित झिल्ली हमारी कंपित होती है? इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो, एक प्लास्टिक अथवा टिन एक प्लास्टिक अथवा टिन का डिब्बा लो। इसके दोनों सिरे काटो। डिब्बे के एक सिरे पर रबड़ के गुब्बारे को तनिए। इसके एक रबड़ के छल्ले को कस दीजिए। रबड़ के ऊपर सूखे अन्न के दाने या थर्माकोल की बोल डाल दीजिए। फिर नीचे से आप जोर जोर से आवाज लगाइए। देखो, दाने जो नाचते हुए नजर आएंगे। क्यों नाच रहे हैं भाई? क्योंकि ये रबड़ की जो झिल्ली थी, ये कांप रही है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्टिविटी भी आपको करनी है। इसके बाद कहता है कि कंपन का आयाम। अब कहता है, हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी नुकीली चीज नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि हमारा कर्णपटय जो है बहुत ही वीक होता है, बहुत कमजोर होता है। वह उसको हानि हो सकती है और हमारी सुनने की शक्ति कम हो सकती है। और नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवर्ती। देखो, आयाम मैंने आपको बताया था कि हमें पता है कोई वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस कंपन को हम क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। ठीक है। अब प्रति सेकंड में जितने दोलनों की संख्या है, इनकी जितनी बार आपने ड्रम पीटा है, वो क्या कहलाती है? आवर्ती। क्या कहलाएगी? आवर्ती। ठीक है। कि 1 सेकंड का मैंने टाइम दे दिया, 1 सेकंड में आपने कितनी बार दोलन किया, कितनी बार वस्तु इधर उधर हुई है, वो क्या कहलाएगी? आवर्ती। आवर्ती को हम किस में मापते हैं? आवर्ती का मतलब क्या है? हर्ट्ज। ठीक है। इसका संकेत क्या है? HZ। आवर्ती का मतलब क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज आवृत्ति 1 प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु 20 सेकंड में 20 दोलन पूरा करती है, तो यानी कि इसकी आवृत्ति क्या हो गई? 1 दोलन पर सेकंड। ठीक है। या फिर हम कहते हैं 1 सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? 20। ठीक है। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी हम उसको पहचान सकते हैं। किसके कारण से? उसके आयाम, उसकी ध्वनि की अलग अलग प्रकृतियों के कारण। ठीक है। अब देखो, आयाम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आयाम क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी से टकराती है, वो कितनी दूरी यानी कि दूरी, विस्थापन कितना करती है, उस विस्थापन को हम कहते हैं आयाम। ठीक है। अब कहते हैं प्रबलता और तारतम्य। एक धातु का गिलास और एक चाय की चम्मच लीजिए। या चम्मच को धीरे धीरे गिलास के किनारे से टकराइए। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनो और अब गिलास की चम्मच को जोर से आघात करो। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमने धीरे की थी तो कैसी आवाज आई थी, और तेज करते हैं तो कैसी आती है। फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनो। गिलास पर जोर से आघात करने पर हमें पता चला कि ध्वनि अधिक प्रबल, अधिक शक्तिशाली हो गई है। तो गिलास के किनारे को छूते हुए थर्माकोल की छोटी सी गेंद लटकाओ। गिलास को कंपित कराइए। देखिए कि गेंद कितनी दूर गई है। अब गेंद जितनी दूर विस्थापित होगी, इसका मतलब वो उसका क्या होगा? आयाम। ध्वनि की प्रबलता जो होती है उसके आयाम पर निर्भर करती है कि वस्तु टकरा करके जितना विस्थापन गेन करेगी ना, जितना विस्थापन लेगी, उतना ही आयाम अधिक होगा, और आयाम अधिक होगा तो बेटा प्रबलता अधिक होगी। आप यही चीज आज याद करेंगे। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है, तो इसका मतलब उसके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो प्रबल होती है। आयाम कम होगा तो ध्वनि की प्रबलता भी कम होगी। ठीक है। अब ग्लास को पहले धीमे फिर तेज से आघात करो और पता करो। आज हम इतना ही करेंगे, आगे हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमें आज का टॉपिक आयाम और प्रबलता ही करना है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। असमानुपाती है तभी तो वो आयाम के, जितना आयाम अधिक उतनी प्रबलता अधिक होगी, है ना। उदाहरण के लिए, यदि हमारा आयाम दुगना हो गया तो प्रबलता की 4 गुना बढ़ जाएगी। प्रबलता कितनी होगी हमारी? 4 गुना हो गई।
प्रबलता को डेसिबल, ये कहता है, देखो ध्यान से सुनो, ध्वनि की प्रबलता जो है ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती है। तो यहाँ पे अगर हमारी आयाम दुगना हुआ है तो प्रबलता हमारी 4 होगी, 2 का वर्ग हो गया ना, हमारी 3 होती तो प्रबलता 9 हो जाती है ना। प्रबलता का मात्रक क्या है? डेसिबल, ध्यान रखें। आवर्ती का मात्रक क्या था? हर्ट्ज, और प्रबलता का मात्रक क्या है? डेसिबल। ठीक है। अब आने वाली ध्वनि की प्रबलता को पूछा, देखो सामान्य जो सांस लेते हैं उसकी कितनी प्रबलता होती है? 10 डेसिबल। मंद फुसफुसाहट होता है 30 डेसिबल। सामान्य बातचीत होती है 60 डेसिबल। हम जो व्यस्त यातायात ट्रैफिक होता है वो 70 डेसिबल। और फैक्ट्रियों की कितनी होती है? 80 डेसिबल। अगर 80 डेसिबल से ऊपर हो जाता है तो वो कहलाता है शोर। ओके बेटा, थैंक यू।